नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। सबका सच हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं विकास कुशवाहा और आज मेरे स्टूडियो में दो मुख्य प्रवक्ता उपस्थित हैं, जो कि छात्र नेता अनुज जी हैं और छात्र नेता राजेश जी हैं, जिनसे आज हम कुछ सवाल पूछेंगे और कुछ तर्क वितर्क करेंगे। तो स्वागत है आप दोनों का मेरे स्टूडियो में। तो सबसे पहले सवाल शुरू करते हैं अनुज जी आपसे। तो अनुज जी, मजदूरों के पलायन और बीजेपी की सरकार पर आपकी क्या राय है? आप जनता को कुछ बताइए। धन्यवाद विकास जी। जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि मजदूरों को पलायन और बीजेपी की सरकार, तो सबसे पहले हमें सत्ता की जो चरित्र है उस चरित्र को सबसे पहले समझना होगा कि बीजेपी किस चरित्र की पार्टी है और किन लोगों के पक्ष में काम करती है। और दूसरी चीज़ ये समझना होगा कि मजदूर किस वर्ग के हैं और किस जाति के हैं, यहाँ सवाल ये है। और बीजेपी शुरू से लेकर के आज तक, उसके जन्म काल से लेकर के आज तक निश्चित रूप से वो सवर्णों की पार्टी रही है, वो पूंजीपतियों की पार्टी रही है। और जो मजदूर जिसको बोला जाता है, खास करके इसमें जो आदिवासी, दलित, पिछड़े तबके के ही लोग सबसे अधिक संख्या में हैं, तो इसमें मजदूरों का जहाँ तक पलायन का सवाल है कि बीजेपी की सरकार लगातार हमेशा से मजदूर विरोधी कानून के पक्षधर रही है। और उनका ये चरित्र रहा है कि इस देश में जो भारत का संविधान है, जो भारत का संविधान मजदूरों को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार देता है, जो भारत का संविधान मजदूर को उनको न्यूनतम मजदूरी देने की बात करता है, ये बीजेपी की सरकार उस संविधान के खिलाफ है। तो अनुज जी, आपका कहना है कि बीजेपी जो सरकार है वो गरीबों की पार्टी नहीं है, पूंजीपतियों की पार्टी है और यह सवर्णों के पक्ष में काम करती है। इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि SC ST OBC और के जो लोग हैं, जो खास करके जो युवा पीढ़ी है, जो लगातार राजनीतिक घटनाक्रम से अपडेट रहती है, उनको निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि जो भाजपा की सरकार है वो पूर्ण रूप से सवर्णों और पूंजीपतियों की पार्टी है। और इसमें खास करके ज़्यादा हम लोग को फर्क करने की आवश्यकता नहीं है। इनकी जो नीतियाँ है और इनका जो कार्य है और जिनके पक्ष में जो काम कर रहे हैं, उससे पूर्ण रूप से आपको प्रतीत हो जाएगा कि यह बीजेपी की सरकार पूर्ण रूप से सवर्णों और पूंजीपतियों की पार्टी है। अनुज जी, आप कैसे कह सकते हैं कि पिछड़े अति पिछड़े में ही मजदूर होते हैं? मजदूर की कोई जाति होती है? ये मजदूर की निश्चित रूप से जाति होती है। हाँ, एक आध अपवाद है तो उसको हम मान सकते हैं कि अपवाद है, लेकिन अपवाद को हम लेकर के चलेंगे नहीं। इसमें भी हम प्रतिशत देखेंगे। आप बोले कि मजदूर की कोई जाति नहीं होती है। आप चलिए शहरों में और देखिए कि ठेला चलाने वाले लोग कौन हैं। आप चलिए शहरों में देखिए कि रिक्शा चलाने वाले लोग कौन हैं। आप चलिए जो भवन निर्माण के काम करने वाले लोग हैं, उसमें जो मजदूरी का काम करने वाले लोग कौन हैं। आप चलिए, आपको हम दिखाते हैं कि जो ट्रेन में जो भुजा बेचने वाले लोग कौन हैं। तो आपको इससे कई उदाहरण मिल जाएंगे। आप उसको उसमें जो है कि अगर गैर पिछड़ा, गैर दलित अगर व्यक्ति आपको मिलता है तो एक आध अपवाद में ही मिलता है। अनुज जी, आप बोल रहे हैं कि बीजेपी सवर्णों का पार्टी है, वो कैसे है? आप थोड़ा बता दीजिए इस पर। देखिए विकास जी, हमें याद है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो 2015 में OBC के 324 छात्र UPSC की परीक्षा पास किए थे और उनके घर मिठाइयाँ बांटी गई थी। उनके जो सगे संबंधी थे, उनके रिश्तेदार, हित मित्र, सबके अंदर एक माने उत्साह था कि हमारे साथी जो हैं IAS और IPS बन जाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि सिर्फ PMO कार्यालय का साइन बाकी था। और नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या किया उन OBC के छात्रों के साथ? 324 जो छात्र थे उनको क्रीमी लेयर लगा करके IAS और IPS बनने से रोक दिया गया। एक उदाहरण आपको ये दिखता है। और दूसरी चीज जो आपने जिक्र किया कि बीजेपी सवर्णों की पार्टी है, कैसे? तो OBC के विरोध में तो इन्होंने काम कर दिया, क्रीमी लेयर लगा दिया। जबकि संविधान के अनुसार क्रीमी लेयर जो कृषि से आय है और पिता की आमदनी, ये दो चीज़ों को क्रीमी लेयर के दायरे से बाहर रखा गया है। जबकि बीजेपी की सरकार ने इन दो चीज़ों को ही संदर्भ में ला करके और उन छात्रों को क्रीमी लेयर लगा करके IAS IPS बनने से वंचित कर दिया। और दूसरी तरफ आप गरीब सवर्णों को जो 10% आरक्षण दिए हैं, उसमें आपने क्या रिकमेंडेशन लाया है? उसमें तो आप ये लाए हैं कि 8 लाख रुपया जो इनकम होगा उसको गरीबी रेखा में रखा जाएगा, उस सवर्ण को गरीबी रेखा के अंदर रखा जाएगा।
जिनके पास 5 एकड़ जमीन होगा उन सवर्णों को भी गरीबी रेखा के अंदर रखा जाएगा और उनको आपने 10% आरक्षण दे दिया। तो यह तो पूरा तरह पर कहें कि साफ हो गया है कि बीजेपी की जो पार्टी है वो सवर्णों की पार्टी है। राजेश जी, जो अनुज जी मजदूरों के पलायन पर बात रखे हैं उसमें कितना प्रतिशत सही है और कितना प्रतिशत गलत है, आप थोड़ा अपना राय रखिए। ये अनुज जी जो बात बोले हैं उसमें यानी कि 95% बात तो सही है, लेकिन कुछ ही % बात जो है मतलब कि सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो उतना सही नहीं होता है। लेकिन अगर पार्टी के हिसाब से देखा जाए तो वो तो बात है ही। देखिए इसमें क्या है कि मजदूर की पलायन चल रही है। प्रत्येक प्रदेश से मजदूर भूखे नंगे पांव पैदल चल रहे हैं और इस पीड़ा को देखते हुए सरकार को भी दया नहीं आ रही है, क्योंकि यह जो सरकार अभी चुनी गई है यह निर्दयी है। इसमें कोई दया का बात नहीं होता है, यह दया का बात नहीं करती है। अब देखिए इन्होंने एक फंड एथी किया जिसमें क्या हुआ कि कोरोना से राहत वाले लोग के लिए ये किया कि मजदूरों को सहायता किया जाएगा। लेकिन क्या हुआ, मजदूरों की सहायता ये नहीं की, अपने जेब भर लिया। लेकिन जेब भरने के बाद भी इसका मतलब नींद से जगी नहीं तो क्या हुआ, कोर्ट में याचिका डाला गया। कोर्ट में याचिका डाला गया तब जाकर मजदूरों की तरफ इसका ध्यान आया। वो भी ध्यान आया तो बहुत दबाव के बाद ट्रेन चलाने की कोशिश किया। उस ट्रेन का भी भाड़ा ये मजदूरों से वसूली। जानते विकास जी, इस तरह से ये रवैया जो कर रही है बीजेपी सरकार, ये मतलब गरीब जनता जो है, गरीब जनता जो मजदूर और मजबूर है उसको समझिए तो एक तरह से प्रताड़ित कर रही है। यानी तो समझिए कि बादला ले रही है। वो वोट दिए हैं ना, उसका बादला ये ले रही है, ऐसा लग रहा है हमको तो ये समझ में आ रहा है कि ये पूंजीपति और उद्योगपति जो भी बड़े बड़े लोग हैं उन्हीं का साथ दे रही है। इस पर ये बात है कि हम लोग जहाँ तक समझते हैं कि चलिए ओबीसी का है पार्टी, ये बीजेपी जो है यानी सभी का है, सबका साथ सबका विकास का बात करती है, लेकिन ऐसा कहीं से प्रतीत नहीं हो रहा है। क्योंकि जो गरीब है और मजदूर है उनको तो खून चूसने का काम कर रही है। अब देखिए यहाँ पर येदियुरप्पा सरकार जो है कर्नाटक का, वो क्या किया है कि मजदूरों को अपने गांव आने से रोक दिया है। उसको मजदूरों को अपने गांव आने से रोक दिया है और वहाँ पर कानून में संशोधन किया कि अब मजदूर 8 घंटे नहीं या 12 घंटे काम करेंगे। बताइए बंधुआ मजदूर बनाया कि नहीं, कानून का उल्लंघन हुआ कि नहीं है? ऐसी सरकार भारत में कभी नहीं आई थी। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि हमारे समाज के गरीब गुरबे जो लोग हैं या शिक्षित लोग भी हैं वो भी इस बात को समझ नहीं रहे। येदियुरप्पा सरकार ने क्या किया कि मजदूर को जो घर आने के लिए थे उनके ट्रेन को रद्द कर दिया। उसके बाद से ट्रेन का भी पैसा वसूला गया। अब देखिए क्या हो रहा है कि जो भी मजदूर उसमें चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो आज उसको आना है पटना तो चल जा रहा है उड़ीसा। बताइए कितना खिलवाड़ हो रहा है। क्या रेलवे मंत्रालय को इस बात को पता नहीं है कि ट्रेन हमको कहाँ जाना चाहिए है? तो इस तरह से बेवकूफ़ी वाली सरकार है। अब देखिए यहाँ पर क्या, ये सरकार मजदूर के तो चूस ही रही है। इसका ये बात है इस सरकार को मजदूर को पीस रही है पूरा। अब पीसने के बाद में कि इसका विदेश नीति भी गलत है। विदेश नीति गलत यह है कि देखिए एक छोटा सा नेपाल है वो भी आंख दिखाने लगा, इसको चाइना है वो भी आंख दिखाने लगा। अरे भाई तू मजदूर को आंख दिखा रहा है, उधर से तुमको चाइना दिखा रहा है, नेपाल दिखा रहा है, तू अपने में लड़ाई कर रहा है, पहले दूसरे से समझ लेते। तो ये सारी बातें हैं, बहुत तरह की बातें हैं और जो बातें हैं इसके बारे में विस्तार रूप से अब अनुज कुमार दास जी से आप। चलिए अब चलते हैं अनुज जी के पास। अनुज जी, पीएम केयर फंड जो है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए विकास जी, पीएम केयर्स फंड जो बना है उसके पहले भी ऐसा फंड था, लेकिन इस फंड में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस फंड को हम इसलिए बना रहे हैं कि कोरोना से जो लोग प्रभावित हैं, देश की जनता जो प्रभावित है, मजदूर प्रभावित हैं, उनकी हम रक्षा करेंगे, इस धन को वहाँ लगाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको देखना होगा कि पहले से जो फंड था उस फंड को छोड़ करके एक नया फंड तैयार किया गया है। इससे प्रतीत होता है कि यह बीजेपी की सरकार जो है कोरोना के नाम पर लूट करने का काम किया है।
और इसका पर्दाफाश इसलिए होता है, इस बात को हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पहले से जो राहत आपदा फंड जो था उसमें प्रधानमंत्री रहते थे, उसमें गृह मंत्री रहते थे, उसमें वित्त मंत्री रहते थे और उसमें विपक्ष के नेता रहते थे, उसमें जो है कि मिनिस्ट्री मीडिया के भी लोग, कुछ लोग उसमें रहते थे। मतलब कि लोकतंत्र के जो चारों स्तंभ हैं उस स्तंभ से लोग रहते थे और उनकी जिम्मेवारी होती थी कि उसमें से जो पैसा जो खर्च हो रहा है आपदा में उसकी निगरानी वो करें। लेकिन ये जो नया पीएम केयर फंड बना है इसमें आप देखिए कि मात्र 3 ही लोग हैं, एक प्रधानमंत्री हैं और गृह मंत्री हैं और वित्त मंत्री हैं। समझिए कि विपक्ष को पूरी तौर पर इससे महरूम कर दिया गया है। इसमें और जो सेक्टर के जो लोग थे जिनकी निगरानी होती थी उनको भी महरूम कर दिया गया है। तो ये इस पीएम केयर्स फंड में उन लोगों को न रखना, विपक्ष को न रखना और सेक्टर के लोगों को न रखना, यह आपकी जो मंशा है यह पूरी तरह से बेईमानी वाली मंशा है, प्रतीत होती है। इसलिए हम तो कहेंगे पीएम केयर फंड में जो पैसा इकट्ठा हुआ है हमको लगता है कि बीजेपी की सरकार जो है इसको चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए पैसा को वसूली कर रही है। क्योंकि आप देखिए कि पिछले दिनों आपने देखा कि गुजरात के अंदर से ये खबर आई कि 300 वेंटिलेटर बना और 300 वेंटिलेटर जो विजय रूपानी मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं उनके करीबी कोई जटेजा वही निर्माण किया था और विजय रूपानी जो है कि बहुत उनकी प्रशंसा किए थे, ठीक है ना। उसके बाद जो है कि प्रधानमंत्री जी भी उनको बधाई दिए थे ट्वीट करके कि भाई बहुत सस्ता वेंटिलेटर बना रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम गुजरात के मुख्यमंत्री को और वेंटिलेटर बनाने वालों को कि जो बहुत सस्ता दाम पर वेंटिलेटर उपलब्ध करवा रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। अब सोचिए कि जिस चीज़ की प्रशंसा प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जिसको लॉन्चिंग वहाँ के मुख्यमंत्री कर रहे हैं गुजरात के, अगर वैसे वेंटिलेटर जाली निकल जाते हैं तो मैं तो पूर्ण रूप से कहता हूँ कि यह सरकार जाली है, प्रधानमंत्री जाली है और वहाँ का मुख्यमंत्री जाली है। सोचने वाली बात है कि ऐसी सरकारों को होनी चाहिए जो जाली वेंटिलेटर लगा करके अपने ही देश के लोगों को मारती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि पल पल का अपडेट मैं आपको देता रहूं। तो चलते हैं दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।